हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज तो सारे लोगों के अवकाश होगा, छुट्टी होगी, घर पे आनंद ले रहे होंगे आप लोग। तो आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ एंड वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सरवर जी, हाँ गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट पर हम लोग बातचीत कर रहे थे और मैंने पहले से बता रखा है सुप्रीम कोर्ट पर हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। एक जन ने कह रहे हैं सर सिविल सर्विस मेंस के हिसाब से बताइए, किरण यादव कह रहे हैं यूपी से हैं ये। दोस्तों आप चिंता ना करें, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो प्री ओरिएंटेड नहीं है, फैक्ट ओरिएंटेड नहीं है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों की बात कर रहे हैं। और हमने पहले से आपको स्पष्ट कर दिया है, भारत की राज व्यवस्था के संदर्भ में सारे डायमेंशन, सारे आयाम क्लियर करना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में जितनी भी बातें हो सकती हैं वो सारी बातें हम लोग करना चाहते हैं। ये बातें आपके प्री में भी आएगी काम, ये बातें मेंस में भी काम आएगी और ये बातें इंटरव्यू में भी काम आएगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल प्री ओरिएंटेड बात करेंगे, जी नहीं। मेंस में भी क्या बातें हो सकती है और इंटरव्यू लिख के लिए भी क्या बातें हो सकती है, वो सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। हमारी बात सुप्रीम कोर्ट पर यानी उच्चतम न्यायालय पर चर्चा हमारी जारी थी, उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। उच्चतम न्यायालय, हम लोगों ने अभी तक उच्चतम न्यायालय पर जिन जिन मुद्दों को पढ़े हैं वो है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस किस तरह से नियुक्त किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस किस तरह से नियुक्त किए जाते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम उससे आगे अपनी बात को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जब जजेस नियुक्त कर दिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको पहली बात क्लियर करना चाहता हूं, जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं। बहुत बारीकी से सुनिएगा, ऐसे बहुत कम पद है, यही तो सवाल है, यही तो प्रश्न है। ऐसे बहुत कम पद है जिनमें नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं। ये वो वारंट नहीं है जैसा आप और हम लोग आम बातचीत में जिस वारंट शब्द का प्रयोग करते हैं, ये वो वारंट नहीं है। यहाँ वारंट का मतलब नियुक्ति पत्र से है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, सीएजी यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, गवर्नर यानी राज्यपाल, ये ऐसे पद हैं जिन पर नियुक्ति करते समय वारंट जारी करते हैं। तो पहली बात आज की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं। एक बात आपको ये पता होनी चाहिए और ये बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के जब जजेस नियुक्त कर दिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी शपथ यानी ओथ के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको एकदम क्लियर करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सारे जजेस को शपथ दिलाना राष्ट्रपति का काम है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में साफ शब्दों में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, जी सभी को बहुत सारा नमस्कार, कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा जिस व्यक्ति को ऑथराइज किया जाए, जिस व्यक्ति को अधिकृत किया जाए, वो व्यक्ति राष्ट्रपति जिसको अधिकृत करेंगे वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और व्यवहार में क्या है, व्यवहार में आप लोग जानते हैं भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उन मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और जो बाकी वाले जो न्यायाधीश है, जो अन्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। पर याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, इस बात का उल्लेख नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा हुआ है, सभी न्यायाधीशों को राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत व्यक्ति के द्वारा उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। दोस्तों कई बार मैंने पहले भी कहा कि मुझे किसी ने एक बार कहा भी था, मैंने मैसेज भी पढ़ा था कि सर पहले हो चुका ये टॉपिक। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, हम लोग हर बार नए सिरे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे सवाल भी तो शेयर करता हूं, बहुत सारे प्रश्न भी तो आप लोगों के सामने साझा करते हैं, उनको भी आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस किस बात की शपथ लेते हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो शपथ लेते हैं उस शपथ का उल्लेख आर्टिकल्स में नहीं है, उस शपथ का उल्लेख अनुच्छेदों में नहीं है, उस शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। और अनुसूची 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश संविधान के प्रति निष्ठा,
फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया की शपथ लेते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक मित्र पूछ रहे हैं कि रंजन गोगोई साहब का नाम चला गया है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो दोस्तों याद करिएगा, हम लोगों ने तो इस विषय पर चर्चा की है और मैंने ये कहा भी था कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, जो निर्वतमान मुख्य न्यायाधीश है, जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है, वो नाम बेचते हैं। और अब ये परंपरा नहीं है, अब ये परंपरा नहीं है। अब एक लिखित दस्तावेज के रूप में MOP मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर आ चुका है और वो ये कहता है कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसका नाम भेजा जाएगा। हाँ, वहाँ जरूर लिखा हुआ है कि उनकी फिटनेस सही हो तो उनका नाम भेजा जाएगा, फिटनेस सही नहीं हो तो ऐसी स्थिति में कॉलेजियम के साथ मुख्य न्यायाधीश विचार करेंगे। इसलिए ये पहले से तय था कि रंजन गोगोई साहब का नाम ही सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में होने वाला, और वैसा ही हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। हिमांशु जी के साथ साथ में बहुत सारे मित्र लोग वारंट के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, वारंट जिस शब्द का वारंट शब्द का प्रदीप जी कह रहे हैं कि पहली बार सुना है। बहुत अच्छी बात है कि सुन तो लिया है, क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में, इसलिए मैंने वारंट जानबूझकर बताया। वारंट वो नहीं है जैसा हम लोग मूवीज में या फिल्मों में या टीवी पर या सीरियल में या आम बोलचाल की भाषा में वारंट शब्द को देखते हैं। वारंट शब्द का मतलब है किसी व्यक्ति को जैसे गिरफ्तारी करने के लिए आदेश कोई निकाला गया, उसको हमने वारंट कह दिया। यहाँ राष्ट्रपति की सील लगे हुए, सिग्नेचर किए हुए जो नियुक्ति पत्र जारी होता है, उसी को हम लोग वारंट कहते हैं। और ये बहुत कम नियुक्तियों के संदर्भ में जारी होता है। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, भारत का CAG और गवर्नर, ये ऐसे पद है जिन पर वारंट जारी होता है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये कह रहे हैं MOP में किसी नाम पर विधि विभाग को आपत्ति होते हैं तो वापस उस नाम को कॉलेजियम भेज देता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि किसी नाम पर PM या राष्ट्रपति को आपत्ति है तो क्या प्रक्रिया होगी। देखिए, उस दिन मैंने बहुत ढंग से इसको क्लियर कर दिया था कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर साफ शब्दों में कहता है कि विधि मंत्रालय को या विधि विभाग को किसी नाम पर आपत्ति है तो ऐसी स्थिति में कॉलेजियम को वो नाम वापस भेजेगा, और कॉलेजियम यदि वापस नाम भेजता है तो ऐसी स्थिति में विधि विभाग या विधि मंत्रालय के पास उस नाम को स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इवन मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, और वो एग्जाम्पल ये था, उत्तराखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रहे जोसेफ साहब, जो कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है। उनका नाम कॉलेजियम ने कभी का भेज रखा था, लेकिन विधि मंत्रालय ने, विधि विभाग ने उनका नाम वापस भेज दिया। कॉलेजियम ने जब वापस नाम भेजा, विधि मंत्रालय को वो नाम एक्सेप्ट करना ही पड़ा। आप मुझे कहेंगे कि विधि मंत्रालय वापस जो नाम भेजता है प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री को आपत्ति हो, तो एक बात बताइए मुझे, विधि मंत्रालय जो भी निर्णय लेता है, मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री ही होता है। ऐसी स्थिति में विधि मंत्रालय यदि किसी नाम को भेजता है या विधि मंत्रालय किसी नाम पर सहमति जताता है, तो मेरे दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या वो प्रधानमंत्री को नजरअंदाज करके वो नाम भेज देगा या सहमति जता देगा? क्या प्रधानमंत्री को तो पहले से ही पता है, विधि मंत्रालय जो कुछ भी एक्शन लेगा वो तो उसके बारे में प्रधानमंत्री जी को पहले से ही पता है। तो विधि मंत्रालय द्वारा भेजे गए नाम को कभी भी प्रधानमंत्री वापस नहीं भेजेंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जजेज संविधान के प्रति निष्ठा, फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया की शपथ लेते हैं। आजकल एक नए प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाने लगे। कल राजस्थान से बाहर के जो विद्यार्थी, राजस्थान के बाहर के जो हमारे मित्र लोग इस बात को देख रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है। कल राजस्थान में HM का पेपर था, हेडमास्टर का पेपर था। उसमें लगभग 24-25 सवाल पॉलिटी से संबंधित थे, और बड़ी खुशी हुई कि वो अधिकांश सवाल ऐसे थे, अधिकांश मैंने कहा मेरे हिसाब से लगभग सारे सवाल, अधिकांश सवाल ऐसे थे जो हमारी क्लासेस उसको कवर करती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, ये इस बात का संकेत है। OP मांझू जी कह रहे हैं कि सर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझाओ। ओके, मैं आपकी बात को सुन रहा हूं, आपकी बात को ग्रहण कर लिया है। मैंने कहा HM के पेपर में जो प्रश्न थे, आप जो राजस्थान से बाहर के लोग हैं वो उन पेपर्स को जरूर देखें, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छे थे। खैर, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ सभी न्यायाधीश लेते हैं। अनुसूची 3 में ऐसा लिखा हुआ है। न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई, अब इसके बाद में क्या? देखिए दोस्तों, एक बात बहुत ढंग से क्लियर कर देना चाहता हूं। भारतीय संविधान का
अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट होगा, इस बात का उल्लेख करता है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कितने होंगे, इस बात का भी उल्लेख करता है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश किस तरह से नियुक्त किए जाएंगे, इस बात का भी उल्लेख करता है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इस बात का भी उल्लेख करता है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक बार जब न्यायाधीश नियुक्त हो जाता है तो उसके बाद में उनको वेतन, उनके भत्ते कहां से मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, इस संदर्भ में उन्हें कौन कौन से विशेषाधिकार है, वो सारी बातें भी हम लोगों को पता होनी चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 उन्हीं बातों का उल्लेख करता है। अब कौन कौन सी बातें हैं जहां से प्रश्न बहुत अच्छे बन सकते हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता, पेंशन, इन सब का निर्धारण संसद करती है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। विकल्प आ जाएंगे, राष्ट्रपति करता है, विकल्प आ जाएगा मुख्य न्यायाधीश करता है, विकल्प आ जाएगा विधि मंत्री करता है, विकल्प आएगा संसद। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों के वेतन, उनके भत्ते, उनकी पेंशन का निर्धारण संसद करती है। एक दूसरी बात, पद पर नियुक्त होने के बाद उनके वेतन में किसी भी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, ये जो शब्द है उसको बहुत बारीकी से सुनना, ध्यान से सुनना, और ध्यान से ना सुनने के बहुत ज्यादा नुकसान है। मैं आपके सामने एक सेंटेंस रख रहा हूं, आप मुझे तुरंत इसको रेस्पॉन्ड करना कि मेरा ये सेंटेंस सही है या गलत है। मैं आपको ये बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संसद तय करती है, और मैंने ये भी कहा है कि पद पर रहते हुए उनके वेतन में किसी भी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस रख रहा हूं, आप मुझे बताना वो सेंटेंस सही है या गलत। सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का पद पर रहते हुए उनके वेतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह सेंटेंस सही है या गलत है, मेरा आप लोगों से प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं ये टेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरी बातों को ढंग से सुन पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। जरा मुझे जवाब दीजिएगा, मैंने आप लोगों को क्या प्रश्न पूछा। मैंने पूछा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन उनके पद पर रहते हुए उनके वेतन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये सेंटेंस सही है या गलत है। मेरे अधिकांश दोस्त कह रहे हैं ये सही है। सॉरी दोस्तों, ये सेंटेंस गलत है। अब आप मुझसे पूछेंगे ये गलत क्यों है, तो देखो, मैंने आपके सामने एक शब्द लिख रखा है, उनके वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इनका वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है यदि किसी न्यायाधीश की तनख्वाह 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख से घटा नहीं सकते। आप 1,10,000 तो कर ही सकते हैं, 1,20,000 तो कर ही सकते हैं। और जो मैंने सेंटेंस बोला, वो सेंटेंस मैंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन पद पर रहते हुए उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये सेंटेंस सही कैसे हो सकता है? ये सेंटेंस पूर्णतया गलत है। परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा? हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वेतन में बढ़ोतरी तो की जा सकती है, वेतन में वृद्धि तो की जा सकती है, जबकि मैंने बोला किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिए, जो दोस्त लोग आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अलग अलग राज्यों की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उन दोस्तों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, उन लोगों से मेरा निवेदन है, आप बहुत ढंग से, बहुत बारीकी से हर सेंटेंस को देखिएगा। एक हल्का सा शब्द इधर से उधर हुआ नहीं, पूरा का पूरा विकल्प गलत हो जाता है, पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। ये आपके सामने एग्जाम्पल पड़ा। मैंने कहा किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं और हानिकारक परिवर्तन नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है। यस। दूसरी बात, अगर वित्तीय आपातकाल लग जाए, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी का उल्लेख करता है। दोस्तों, अनुच्छेद 360 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, यदि वित्तीय आपातकाल लगे तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीशों का वेतन भी कम किया जा सकता है। वो इसका एक अपवाद है।
कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल कहता है उनके वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ हमको एक बात को भी ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 360 ये कहता है कि वित्तीय आपातकाल में न्यायाधीशों का वेतन भी कम किया जा सकता है। ये फर्क डालेगा। यस अमन जी, मैंने जवाब दे दिया है, वित्तीय आपातकाल में वेतन कम किया जा सकता है। ये फर्क डालेगा लूजर में और विनर में। रनर और विनर का यही फर्क है। और हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जितने भी मित्र लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हम लोगों से उन लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है, मैं ये चाह रहा हूं आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। आपको पढ़ने की इतनी समझ आ जाए, इतनी बारीकी से आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने लग जाए कि एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखिए, इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे और देखिएगा, न्यायाधीशों का वेतन कम नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, न्यायाधीशों को जो वेतन है वो भारत की संचित निधि, कंसोलिडेट फंड, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 266, अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 में संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड का उल्लेख है। इस संचित निधि पर संसद का अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको वेतन भारत की संचित निधि से प्राप्त होगा। दोस्तों, ये तो बहुत आसान सी बात है, लेकिन जो मैं आगे बात कहना चाहता हूं वो काफी गंभीर है। आगे लिखा हुआ है न्यायाधीशों को वेतन भारत की संचित निधि से प्राप्त होगा, और आगे लिखा हुआ है जो कि भारित होगा। शब्द लिखा हुआ है भारित, अंग्रेजी में कहते हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। अब दोस्तों, ये शब्द अपना क्लियर होना चाहिए कि ये भारित व्यय क्या होता है, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है। इस प्रकार की बातें लिखी भी आ सकती है। वहां लिख देगा भारित की जगह अभारित होता है, नॉन चार्ज्ड होता है, अनचार्ज्ड होता है। इस प्रकार के भी शब्द लिखे हुए आ सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूं आप इस शब्द से भी परिचित हो जाएं। देखिए, वेतन संचित निधि से मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। वेतन संचित निधि पर भारित होता है। हम जानना चाहते हैं ये भारित शब्द का मतलब क्या है। भारित शब्द का मतलब यह है, भारित शब्द का मतलब यह है कि जहां पर संसद बहस कर सकती है, जिस पर संसद विचार विमर्श कर सकती है, लेकिन संसद उस पर मतदान नहीं करती है। न्यायाधीशों को कितना वेतन होना चाहिए इस पर कभी भी मतदान नहीं करवाया जाता है। विचार विमर्श हो सकता है, ज्यादा वेतन क्यों दे रहे हैं, इतना कम वेतन क्यों दे रहे हैं, उनकी सुविधाओं पर संसद जो चाहे बहस कर सकती है, जो चाहे विचार विमर्श कर सकती है, लेकिन कभी भी मतदान नहीं होता है। ऐसे एक्सपेंडिचर को, ऐसे खर्चे को, ऐसे व्यय को भारित कहते हैं। लक्ष्मी जी, आपने सवाल पूछा भारित का क्या अर्थ है, मैंने भारित शब्द का मतलब बता दिया। ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जिस पर संसद केवल बहस कर सकती है लेकिन मतदान नहीं होता है, उसी को हम लोग भारित व्यय कहते हैं। इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। ये वो बारीकियां हैं जहां से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति न्यायाधीश है, तो सेवानिवृत्ति की अवधि, उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष होती है। दोस्तों, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कोई कार्यकाल नहीं होता है। वापस जरा सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि होती है जो कि 65 वर्ष होती है। हमेशा ध्यान रखना, उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि जो कितनी है, 65 वर्ष है। एक बात। दूसरी बात, आपको लगे हाथ यहां पर ये 5 वर्ष क्यों लिखा है राम प्रसाद जी? 65 वर्ष उनकी सेवानिवृत्ति की आयु है, उनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, तो 5 वर्ष कार्यकाल नहीं लिखना है, याद रखना, उनका कोई निर्धारित कार्यकाल नहीं। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की कोई न्यूनतम आयु नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की कोई न्यूनतम आयु नहीं है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है, सेवानिवृत्ति की आयु का प्रावधान यह है कि 65 वर्ष की आयु में वो रिटायर्ड हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है, उनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। दोस्तों, और कहां से अच्छा प्रश्न बन सकता है? और अच्छा प्रश्न बनेगा। क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
सेवानिवृत्ति के बाद, बहुत बारीकी से सुनना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन, न्यूनतम कोई आयु नहीं है, M.K. किरोडियाले जी सुन लीजिए, न्यूनतम कोई आयु नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आफ्टर द रिटायरमेंट भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, लाभ का पद प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब दो चार बातें मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। सौरभ जी, आपने पूछा भारित व्यय में क्या क्या आता है, बताएंगे आपको भारित व्यय और अभारित व्यय क्या होता है। जब बजट टॉपिक पढ़ेंगे तो उस समय ये बात बता देंगे। अभी हमने अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर रखा है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो जरा देखिएगा, लिखा हुआ है भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आप मुझसे दो तीन प्रश्न पूछ सकते हैं कि लाभ का पद क्या होता है, तो आपको शायद याद होगा दोस्तों, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। हमने लाभ के पद के बारे में एक YouTube पर पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है। ऐसे पद जिससे आपको वेतन मिलता हो, ऐसे पद जिससे वेतन तो नहीं मिलता हो लेकिन सुविधाएं प्राप्त होती हो, ऐसे पद जिससे आप वेतन भी नहीं ले रहे हैं, सुविधाएं भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास विशेषाधिकार आ रहे हैं, आपके पास पावर्स आ रही है, आप किसी को स्कॉलरशिप दे सकते हैं, किसी को नौकरी दे सकते हैं, किसी को नियुक्ति दे सकते हैं, किसी को नौकरी से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास इस बात का पावर है कि आप जमीन आवंटित कर सकते हैं, तो अगर उस पद को अगर आप धारण करते हैं तो वो सारे लाभ के पद के दायरे में आएंगे। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट यानी लाभ का पद भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में परिभाषित नहीं है। अभी हम लोग लाभ के पद पर इतनी ही चर्चा करेंगे क्योंकि अभी हमारा कंसंट्रेशन केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, आफ्टर द रिटायरमेंट भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन वो किसी भी प्रकार का लाभ का पद नहीं ले सकता, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब आप मुझसे दो चार प्रश्न यहां पर पूछ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जरूर मुझसे प्रश्न पूछेंगे। एक, आप कहेंगे कि केरल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो केरल के वर्तमान में राज्यपाल पी सदाशिवम है और पी सदाशिवम सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। आप मुझसे कहेंगे कि जब आप एक और तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आफ्टर द रिटायरमेंट भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं ले सकते, तो पी सदाशिवम कैसे राज्यपाल है। तो दोस्तों एकदम, हाँ नीरज जी सही कह रहे हैं, गवर्नर बन सकता है। दोस्तों एकदम मैं क्लियर करना चाहता हूं, जब गवर्नर टॉपिक पढ़ेंगे और 100% टॉपिक को पढ़ेंगे, जब गवर्नर टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर कर देंगे, राज्यपाल का पद लाभ के पद के दायरे में नहीं आता है। ना राष्ट्रपति का पद आता है, ना उपराष्ट्रपति का पद आता है, ना राज्यपाल का पद आता है, ना भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार में मंत्री का पद लाभ के पद में नहीं आता है। इसलिए पी सदाशिवम की केरल के राज्यपाल के रूप में जो नियुक्ति की गई है, उस नियुक्ति में कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक रूप से, लीगली, विधिक रूप से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता और राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं है। इस वजह से वहां नियुक्ति में कोई समस्या नहीं है। एक मित्र पूछ रहे हैं, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो दोस्तों मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूं, एनजीटी नहीं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में भी तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है और वहां लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है। और आप लोगों ने अगर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अगर ढांचा देख रखा है तो उसमें जजेस भी नियुक्त होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज रहा हुआ व्यक्ति एनएचआरसी में नियुक्त होता है। तो आप मुझसे पूछेंगे फिर क्या वो लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं, तो दोस्तों आपको एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं, जी हाँ, वो लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं। तो आप मुझसे कहेंगे फिर लाभ के पद के दायरे में कौन कौन से पद आते हैं। लाभ के पद के दायरे से बाहर ऐसे बहुत सारे पद हैं जिनकी संख्या 60-65 के लगभग है, जो लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं। आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे जांच आयोग बनते हैं। उन जांच आयोगों के अध्यक्ष के रूप में, सदस्यों के रूप में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति की जाती है। तो आप मुझसे पूछेंगे क्या वो लाभ के पद नहीं है। जी
हाँ दोस्तों, वो सब लाभ के पद नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आफ्टर द रिटायरमेंट लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो पी सदाशिवम की नियुक्ति में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और शायद आपको आइडिया होगा, सुप्रीम कोर्ट में जो पहली महिला न्यायाधीश बनी मीरा साहेब फातिमा बीवी भी तमिलनाडु में राज्यपाल के पद पर कार्य कर चुकी है। इसलिए क्योंकि वो राज्यपाल का पद है और राज्यपाल का पद लाभ के पद के दायरे में नहीं आता है। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आफ्टर द रिटायरमेंट ये सब कुछ नहीं किए जा सकते। दोस्तों, एक और बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं मान सिंह जी? सर जी, आप जवाब नहीं दे रहे हो, रिटायर्ड के बाद वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप एक बात बताइए मुझे, क्या रिटायरमेंट के बाद में वेतन मिलता है क्या? इस प्रश्न का मैं क्या जवाब दूं, मुझे आप ही बता दीजिए। वेतन किसको मिलता है? जो नियुक्त होता है, जो काम करता है उसको वेतन मिलता है। रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलती है। तो इसलिए आपके प्रश्न का मैंने जवाब नहीं दीजिए। मेरे लिए आप लोगों के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपके हर प्रश्न का जवाब देने की मैं कोशिश करता हूं। कहीं ऐसे प्रश्न हैं जो मुझे दिखाई देते हैं लेकिन जवाब हम लोग इसलिए नहीं देते क्योंकि वो प्रश्न उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता है। तो इसलिए आप कदापि ऐसा मत सोचें। और आपने जो प्रश्न पूछा, वेतन रिटायरमेंट के बाद में वेतन शब्द का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? वेतन उनको मिलता है जो काम करता है। वो रिटायर्ड हो गए, उनको पेंशन मिलेगी और ऑब्वियसली उनके पेंशन में वृद्धि की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है? अब एक और बात कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज अगर रिटायर्ड हो गए तो वो लाभ के पद नहीं ले सकते, ऐसा हमने पढ़ा। साथ ही साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अगर रिटायर्ड हो गए तो वो न तो सुप्रीम कोर्ट में और न ही भारत के किसी भी हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे क्या कहना चाह रहे हो? मैं यूं कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे अभी वर्तमान समय में दीपक मिश्रा जी 2 अक्टूबर 2018 को चीफ जस्टिस के रूप में रिटायर्ड हो जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर मोस्ट जज जे चेलामेश्वर साहब रिटायर्ड हो गए। जे चेलामेश्वर हो चाहे दीपक मिश्रा जी हो, रिटायरमेंट के बाद ये किसी भी कोर्ट में भारत के, ना सुप्रीम कोर्ट में और ना ही हाई कोर्ट में, किसी भी प्रकार की एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे ऐसा क्यों कर रखा है? ऐसा क्यों कर रखा है? ऐसा इसलिए कर रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पर आप होते हो तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा कई सारे ऐसे काम किए जाते हैं जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रभावित हो सकता है। और आफ्टर द रिटायरमेंट अगर आप उन्हीं हाई कोर्ट्स में, उसी सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाकर एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करोगे तो ये नेचुरल जस्टिस यानी प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान कर रखा है कि आफ्टर द रिटायरमेंट ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो मित्र कह रहे हैं कि एनसीईआरटी की किताब में आयु 62 वर्ष लिखी हुई है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं 62 वर्ष आयु हाई कोर्ट के जजेस के लिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 62 वर्ष नहीं 65 वर्ष की आयु है और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ जितेंद्र जी, गुरु जी, आप हर टॉपिक को बड़े अच्छे से ही समझा रहे हो। मेरी कोशिश यही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भी पॉलिटी नहीं पढ़ी है उसको भी सारी बात समझ में आनी चाहिए। इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एग्जाम्पल देने की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जजेस नियुक्त हो गए, उनकी सैलरी के बारे में हमने बात कर ली, किस प्रकार से वेतन दिया जाता है, किस प्रकार से उनमें कमी नहीं की जा सकती, वो सारी बात कही। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 126, आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 क्या कहता है? आर्टिकल 126 ये कहता है कि यदि भारत में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, यदि भारत में मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसी भी प्रकार की अनुपस्थिति है, वो एब्सेंट है, तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 126 में लिखा हुआ है। दोस्तों इस बात पर मैं थोड़ा फोकस करना चाहता हूं और फोकस मैं इसलिए करना चाहता हूं, याद रखिएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री जैसा कोई पद नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कार्यवाहक प्रधानमंत्री जैसे किसी पद का उल्लेख नहीं है। और आप लोग शायद जानते होंगे, गुलजारी लाल नंदा साहब पंडित नेहरू जी के निधन के बाद
और लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद, दोनों के निधन के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन इस पद का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे। लास्ट लाल कृष्ण आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री के पद पर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और भी लोगों की लंबी लिस्ट है। ये बात मैं आपके सामने यहां क्यों रख रहा हूं? उप प्रधानमंत्री रहे हैं लोग, लेकिन उप प्रधानमंत्री पद का भी उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। एक नया ट्रेंड डेवलप हो सकता है, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 126 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, यदि मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसी प्रकार की कोई अनुपस्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल इससे भी ज्यादा गहरा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया जाएगा, इस संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? तो दोस्तों, एकदम क्लियर करना चाहते हैं, भारत के संविधान के आर्टिकल 126 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाने का उल्लेख आर्टिकल 126 में है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक बात और अपडेट करना चाहता हूं, जिसके बारे में, जिस शब्द को मैंने कई बार बोला है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। मैं एमओपी पर इसलिए जोर दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एमओपी के बारे में अभी तक न्यूज़पेपर में बहुत कम चर्चा हुई है, सोशल मीडिया में बहुत कम चर्चा है, किताबों में तो नाम भी नहीं आया, गाइड्स में भी कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किस तरह से नियुक्त किया जाएगा, उसका भी उल्लेख है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे नियुक्त किए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कैसे नियुक्त किया जाएगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसे नियुक्त होंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश कैसे नियुक्त होंगे, इन सब के संदर्भ में मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है। और उसी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किस तरह से बनाया जाएगा। हालांकि मैंने ये कहा, भारतीय संविधान का आर्टिकल 126 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एमओपी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ये कहता है कि यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जो फिट हो, जिसकी फिटनेस सही हो, उस व्यक्ति को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करेंगे। इसलिए दोस्तों, एक बात और क्लियर हो गई, और वो क्लियर क्या हो गया कि अब ये कोई राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर नहीं है कि वो किसी भी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। अब जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है वो साफ शब्दों में कहता है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। अब देखिए, एक शब्द है दोस्तों, थोड़ा सा ढंग से सुनना, शब्द है तदर्थ, अंग्रेजी में कहते हैं एडॉक। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 127 अनुच्छेद 127 ये कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। अनुच्छेद 127 ये कहता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा नहीं हो रहा है, यदि सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में, गणपूर्ति नहीं है इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होने चाहिए, जितने न्यायाधीश होने चाहिए उतने न्यायाधीश नहीं है। आप मुझसे पूछेंगे कितने न्यायाधीश होने चाहिए, तो दोस्तों मैं बता देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की गणपूर्ति कितनी होगी। तो आप मुझसे कहेंगे तो फिर कहीं तो लिखा हुआ है? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जो हैंडबुक है उसमें भी नहीं लिखा हुआ है, इस संदर्भ में किसी प्रकार का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। पर एक संभावना व्यक्त की गई है कि बाय द वे अगर ऐसा हो जाए, आर्टिकल 127 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में यदि कोरम पूरा नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया, कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया,
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखते हैं, उन लोगों को, उन जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एडॉक जज यानी तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ऐसा आर्टिकल 127 में लिखा हुआ है। और देखिए दोस्तों, एडॉक शब्द का मतलब भी है काम चलाने के लिए, अर्थात कुछ समय के लिए। तदर्थ का मतलब भी है अस्थायी। एडॉक जजेस नियुक्त किए जाएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, राष्ट्रपति के साथ परामर्श करने के बाद में नियुक्त किए जाएंगे। और ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखते हो, और हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश को नियुक्त किए जाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखते हो। हालांकि कोरम या गणपूर्ति शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में या सुप्रीम कोर्ट की हैंडबुक जैसे कहीं पर भी यह शब्द परिभाषित नहीं है। आर्टिकल 127 ऐसा कहता है। दोस्तों, आर्टिकल 127 जब हमने पढ़ा, तदर्थ न्यायाधीश के बारे में पढ़ा, तो साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज जो सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सुप्रीम कोर्ट में रीअपॉइंट किया जा सकता है, उन्हें पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। आपने विकास जी ने प्रश्न पूछा कितने टाइम के लिए है, आप क्या एडॉक जज के बारे में पूछना चाहते हैं? ओके, देखिए, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब भी यही होता है कि जब तक कोरम पूरा नहीं है, तब तक हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय के लिए नियुक्त किए जाएंगे। टाइम नहीं है, टाइम कुछ फिक्स नहीं है, जब तक कोरम नहीं है तब तक नियुक्त किए जाएंगे, और जैसे ही वहां कोरम पूरा हो जाएगा, नए न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हो जाएगी। वो जो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में जो नियुक्त किए गए, उन्हें वापस उनके हाई कोर्ट में भेज दिए जाएंगे। सवाल काफी अच्छा था विकास जी, जरा सुनिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 128 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट में वही वापस समस्या कि अगर उनका सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा नहीं हो रहा है, तो जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं न्यायाधीश, उन्हें वापस सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा आर्टिकल 128 में लिखा हुआ है। और दोस्तों, फिर बता देता हूं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया इन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में वापस नियुक्त करेंगे, और कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, राष्ट्रपति के साथ विचार विमर्श करने के बाद में वापस नियुक्त किए जाएंगे। ऐसा आर्टिकल 128 में लिखा हुआ है। दोस्तों, लास्ट में जाने से पहले एकदम बात क्लियर कर देता हूं कि अनुच्छेद 127 और अनुच्छेद 128 के तहत जो तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त ऐसे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में वापस नियुक्त किए गए, उन्हें वो सारे पावर्स यानी सारी सुविधाएं, सारी शक्तियां, सारे विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो एक नियमित न्यायाधीश को प्राप्त होते हैं। नियमित न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का जो है, उसे जैसी शक्तियां, जैसे पावर्स, जैसे विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, वैसे के वैसे ये सारे के सारे पावर्स उन न्यायाधीशों को प्राप्त भी होंगे। तो दोस्तों, मैं सोच रहा हूं कि आज के लिए इतना काफी है। कल हम लोग जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच के संदर्भ में क्या क्या प्रावधान है, और सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कार्य करता है। हालांकि मुझे लगता है कि अभी भी बहुत गुंजाइश है इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने की। हम लोग आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आप इसी तरह से अपना प्रेम बनाए रखें, इसी तरह से अपना स्नेह बनाए रखें। आपके हर प्रश्न को मैं देखता हूं, जो प्रश्न प्रासंगिक दिखेगा, पर याद रखना, बस मैं आप लोगों से केवल इतना कोऑपरेशन चाहता हूं, इतना सहयोग चाहता हूं, बस आप टॉपिक को याद रखिए, हमारे थंबनेल को देखिए। टॉपिक जब सुप्रीम कोर्ट का चल रहा है तो प्लीज और प्लीज अपना प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ही पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app